हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? फर्स्ट क्लास। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। और जैसा कि तुम सब जानते हो बच्चों, हम लोगों ने नीट 2022 के लिए फिज़िक्स के कोर्स के लिए एक क्रैश कोर्स शुरू किया है 100 डेज़ का। जिन बच्चों का प्रिपरेशन थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं हो पाया है, साल भर चीज़ें प्लान्ड तरीके से नहीं हो पाई हैं, उनके लिए एक शॉर्ट टर्म में बहुत कम समय में पूरे फिज़िक्स के सिलेबस को हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे फॉर नीट 2022। या फिर जो बच्चे प्रिपरेशन किए हैं, बहुत जी जान से लगे हुए हैं और इस आखिरी के 3-4 महीनों में एक फाइनल टच देना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन को, पूरे फिज़िक्स के सिलेबस को एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से बढ़िया से रिवीजन के लिए, उन सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन दिस ब्यूटीफुल क्रैश कोर्स फॉर फिज़िक्स फॉर नीट 2022। ठीक है। और बच्चों, आज हमारे इस क्रैश कोर्स का जो कि 100 डेज़ का होने वाला है, हम लोग इस 100 डेज़ में फिज़िक्स के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा पूरे के पूरे एनसीईआरटी पर, क्योंकि नीट के एग्जामिनेशन में मतलब एनसीईआरटी हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, चाहे वो फिज़िक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे बायोलॉजी की बात हो। ठीक है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा एनसीईआरटी को अच्छे से हम लोग पूरा फिनिश करें, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए और खूब ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए, ताकि कम समय में बहुत अच्छे से हम लोग प्रिपेयर्ड होकर के एग्ज़ाम में जा सकें और बहुत अच्छा मार्क्स अचीव कर सकें। हमने पहले ही कहा था हमारा टारगेट होगा इन 100 डेज़ में नीट में फिज़िक्स के सेक्शन में 160+ मार्क्स हमको अचीव करना है। ठीक है। चलो, तो बच्चों आज है हमारे इस 100 डेज़ के कोर्स का दूसरा दिन, दैट इज़ डे 2। अब डे 2 में हम लोगों ने जो पढ़ेंगे डे 2 में वो डे 1 का कंटिन्यूएशन होगा। डे 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है तुम सब जानते हो। तो डे 1 में हम लोगों ने शुरू किया था वेक्टर एनालिसिस, और वेक्टर एनालिसिस में हम लोगों ने डे 1 में जो कि फर्स्ट लेक्चर था इस हमारे क्रैश कोर्स का, जिसमें हम लोगों ने वेक्टर के रिजल्टेंट के बारे में पढ़ा। पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स के रिजल्टेंट का डायरेक्शन, उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम किन किन बातों पर डिपेंड करती है, ये बातों को समझा और उन पे कुछ बेसिक्स 4-5 हम लोगों ने क्वेश्चंस भी करा लास्ट क्लास में। आज है हमारे कोर्स का डे 2, और डे 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डे 2 में बच्चों हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा। ठीक है। तो वक्त आ गया बच्चों अपने आप को कंसंट्रेट करने का, अपने क्रश से दिमाग हटा करके इस क्रैश कोर्स पे फोकस करने का। ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे इस क्रैश कोर्स पर ध्यान होना चाहिए, ताकि जो भी 3-4 महीने बचे हैं हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकें, उसको अच्छे से इस समय को एक्सप्लॉइट कर सकें। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ फोकस बाकी जगहों से हटा करके अपने क्रैश कोर्स पे लगाओ। बाकी चीज़ों के लिए एग्जामिनेशन के बाद तो यहाँ पास वक्त ही वक्त होगा, जो करना है करना यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। बट फिलहाल अभी सब चीज़ों को होल्ड करो और अपने आप के लिए समय निकालो, अपने एग्जामिनेशन के लिए समय निकालो। ठीक है। चलो, तो आज का हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा बच्चों वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला होगा, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें कितना हेल्प करेगा आगे के फिजिक्स को समझने में। ठीक है। क्लियर है? तो चलो फिर शुरू किया जाए आज का हमारा टॉपिक, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। सुनो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बच्चों मैंने 2 वेक्टर लिया ए और बी। ठीक है। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। जैसा मैंने हमेशा कहा था, वेक्टर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो, वेक्टर को ऐड करना हो, हमेशा हमें उनके बीच का एंगल चाहिए होगा। वेक्टर को सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर को एडिशन है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, हमें हमेशा उनके बीच के एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लिया 2 वेक्टर है बच्चों ए और बी, जिनके बीच का एंगल थीटा फिगर में हमको दिखाई दे रहा है। फाइन। याद करो हम लोगों ने डे 1 में, अच्छा जो बच्चे भी डे 1 का क्लास नहीं देखे हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा बिफोर सीइंग दिस लेक्चर 1 को, डे 1 के क्लास को बहुत अच्छे से थॉरली प्रिपेयर करो,
एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह लिखो, प्रिपेयर करो। इट विल हेल्प यू अ लॉट। मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर तुम इस क्रैश कोर्स को बहुत अच्छे से, मेहनत से, ईमानदारी से, मन लगाकर कंसिस्टेंटली अगर तुम कर लिए पूरे 100 डेज़ को, तो 160+ मार्क्स फिजिक्स में तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। बट तुमको मैंने जो चीज़ें गिनाई हैं, मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से, कंसिस्टेंट होकर के तुमको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलो, तो मान लो 2 वेक्टर है ए और बी, और इनके बीच का एंगल थीटा हमको लोग को दिया हुआ है। हम लोगों ने बच्चों जब रिजल्टेंट निकाला था, रिजल्टेंट 2 वेक्टर्स का, तो मैंने कहा था रिजल्टेंट को मॉड ए प्लस बी भी कहा जाता है। तो मॉड ए प्लस बी का प्यारा सा फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला था हमारे 2 वेक्टर के रिजल्टेंट का, या यूँ कहो कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम, उनके सम का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट को हम लोग मॉड ए प्लस बी भी कहते हैं, बट यहाँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स निकालने की बात हो रही। मतलब मॉड ए प्लस बी हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। मॉड ए माइनस बी क्या होता है, आज हम लोग ये फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग ए माइनस बी का डायरेक्शन, आज हम लोग केवल ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ए माइनस बी के डायरेक्शन की बात मैं सेपरेटली करूंगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। तो ए माइनस बी के डायरेक्शन की बात मैं सेपरेट करूंगा अलग क्लास में। पूरा लेक्चर ही ए माइनस बी पर होगा, उनके डायरेक्शन पर होगा, और उसके बेस पर क्वेश्चन जो बनते हैं उन पर होगा। आज का फिलहाल हम सिर्फ बात करेंगे 2 वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड की, 2 वेक्टर के डिफरेंस के डायरेक्शन की बात विल डू इन सेपरेट क्लास, ठीक है। चलो, अब मॉड ए माइनस बी कैसे निकाला जाए सर? सुनो, हम लोग ने करना क्या है, हम लोगों को पहले बच्चों ए माइनस बी फाइंड करना है, फिर उसका मॉड ले लेना है, सिंपल, और कुछ थोड़ी करना है। अब ये काम कैसे किया जाए? तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि 2 वेक्टर को डिफरेंस, 2 वेक्टर का डिफरेंस निकालने का कोई सेपरेट मेथड नहीं होता है कि ए माइनस बी का ये तरीका होता है, ऐसे करते हैं। एक्चुअल में हम लोग 2 वेक्टर की डिफरेंस को एडिशन में चेंज करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम चाहें तो ए माइनस बी को ए प्लस माइनस बी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हर्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 वेक्टर के डिफरेंस को हम 2 वेक्टर का सम कह सकते हैं। हाँ, बट फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर वेक्टर ए में माइनस बी को ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, रिजल्टेंट हम लोग वर्ड केवल एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। जब मैं तुमसे कहूँगा कि भाई 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो, तो वेक्टर को ऐड ही करना होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं करना होगा। बात समझ रही है? रिजल्टेंट जो वर्ड है बच्चों केवल एडिशन के लिए ही यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। ऐसा क्यों? सब्ट्रैक्शन के लिए तब क्यों नहीं वर्ड यूज़ करते? सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे सर? ऐसा इसलिए बच्चों कि सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का एडिशन ही होता है वेक्टर का। वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं है एक्चुअली। वेक्टर में जो होता है वो सिर्फ क्या होता है? एडिशन होता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ए में वेक्टर बी को माइनस करो, यानी ए में माइनस बी को ऐड करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को भी हमको एडिशन के तौर पे ही देखना है, और इस सब्ट्रैक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखना बच्चों। इस फॉर्मूले को हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में नहीं, ऐड कर रहे हो। ये भी तो एडिशन है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर मैं ए में बी को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ए में माइनस बी को ऐड कर रहा हूँ। तो हम इस फॉर्मूले को जैसा यहाँ पे यूज़ किए हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हर जगह यूज़ कर सकते हो जहाँ पर 2 वेक्टर को ऐड करना हो। किनको ऐड करना है बस ये ध्यान रखना। यहाँ पर ए में बी को ऐड करना है, मगर यहाँ में ए में माइनस बी को ऐड करना है। यानी कि रिजल्टेंट है ए और बी का, ये रिजल्टेंट जो आएगा वो ए और माइनस बी का होगा। तो ये भी रिजल्टेंट है ए और बी का नहीं, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट आने वाला है।
ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग किसी भी वेक्टर में जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उस वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाता है। तो अगर बच्चों ये वेक्टर b है और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस वेक्टर b का सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो अगर ये वेक्टर b है तो मैं ये वेक्टर -b तुमको ऐसे दिखा सकता हूँ कि बच्चों दिस इज योर माइनस वेक्टर b। ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया माइनस वेक्टर बी। किसी भी वेक्टर में माइनस अगर लगाओगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, जस्ट 180 डिग्री क्या होगा, पलट जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर पूछूं कि मैं वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच एंगल कितना है, बोलोगे सर 180 माइनस थीटा। तो ए और माइनस बी के बीच एंगल कितना होंगे बच्चों, 180 माइनस थीटा। अब सोचो, जब मैं ए और बी का रिजल्टेंट निकाल रहा था, जब मैं ए और बी को ऐड कर रहा था तो मैं ए और बी के बीच का एंगल यूज़ कर रहा हूँ थीटा। क्लियर है। अब मुझको ए में माइनस बी ऐड करना है तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा सकता हूँ। याद रखो, मैं फिर से बता दूँ, इस फॉर्मूले को केवल और केवल एडिशन के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। इसलिए सब्ट्रैक्शन को किस में चेंज किया गया, एडिशन में। अब सब्ट्रैक्शन को एडिशन में चेंज कर दिया गया, यानी कि इस फॉर्मूले को यहाँ पर तुम यूज़ कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला केवल एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। तो सब्ट्रैक्शन को मैंने एडिशन में चेंज कर दिया, बट फ़र्क है, यहाँ मैं ए में बी को ऐड कर रहा था, यहाँ मैं ए में माइनस बी को ऐड कर रहा था, करना है। तो जब मैं ए में बी को ऐड कर रहा हूँ तो जो एंगल ले रहा हूँ देखो ए और बी के बीच का है। जब मैं ए में माइनस बी को ऐड करूंगा तो जो एंगल यहाँ पे रखूंगा वो ए और माइनस बी के बीच का होगा। यानी कि इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ ऐसे देखोगे तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफरेंस है। तो डिफरेंस को जब हमने एडिशन में चेंज कर दिया, अब इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हो। कहोगे सब बात तो एक ही है, बिल्कुल एक ही, लेकिन समझने का तरीका है कि सर क्यों इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। क्यों इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर सकते, क्योंकि एडिशन है। क्लियर है। लेकिन एडिशन किसका है, एडिशन ए में बी का नहीं है, एडिशन ए में माइनस बी का है। तो ए में माइनस बी को ऐड करोगे तो ये अपने आप तुम्हारे माइनस बी बन जाएगा। क्लियर है। तुमने जानबूझकर क्या किया, इस सब्ट्रैक्शन को एडिशन के तौर पर देखा, एडिशन के तौर पे देखना चाहा ताकि इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर सके। लेकिन ये फॉर्मूला तुमसे कहेगा कि तुम ए में माइनस बी को ऐड कर रहे हो तो हमें जो एंगल दोगे वो ए और माइनस बी के बीच का दोगे। तो मैंने क्या किया, ये वेक्टर बी था और ये क्या हो गया तुम्हारा माइनस वेक्टर बी। किसी वेक्टर में अगर तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, उसका डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस बी। ठीक है। तो अब मैं ए में ऐड करूंगा माइनस बी को। अब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा ए और माइनस बी का। तो जो ए और ए डिफरेंस बी है, एक्चुअली में ये रिजल्टेंट है किसका, ए और माइनस बी का। तो जो वेक्टर का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में एक डिफरेंट किस्म का एडिशन भी तो है, कह सकते हो। तो दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी एंड दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है। अब लगा सकते हैं फॉर्मूला, बट ध्यान रहे जब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो थीटा जो लोगे वो ए और बी माइनस बी के बीच का लोगे जो 180 माइनस थीटा है। देयरफॉर आई एम राइटिंग मॉड ए माइनस बी। तो मॉड ए माइनस बी विल बी हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 180 माइनस थीटा। क्लियर है। बात समझ में आ रही है कि एंगल कहाँ से आ गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ता। जब किसी वेक्टर में तुम माइनस से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो उसके मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन ही रहेगा, माइनस भी, बस उसका डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स। ठीक है। तो अप्लाई कर दिया जाए। तो मॉड ए माइनस बी मुझको निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा होता है। इस बात का ध्यान रखना, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू
माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अप्लाई कर दिया यहाँ पर पे। तो मॉड ए माइनस बी का लास्ट फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया बच्चों मॉड ए माइनस बी का फॉर्मूला, दो वेक्टरों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, और ये जो है मॉड ए प्लस बी दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इस बातों को समझना कि मॉड ए माइनस बी में ये जो माइनस 2ab कॉस थीटा आया, ये माइनस एक्चुअल में क्यों आया है? ये आया है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन की जो वेक्टर बी है उसका डायरेक्शन क्या होगा? पलट जाएगा। ठीक है, तो मॉड ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है और ये होता है मॉड ए माइनस बी का फॉर्मूला। बट मैं तुमको एक बात और कह दूं, हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल केवल दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन के लिए मैं एक सेपरेट क्लास लूँगा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उसको सेपरेट क्लास में जो कि नेक्स्ट क्लास होगी आज के बाद वाली, उसमें मैं ए माइनस बी के डायरेक्शन की सेपरेट तरीके से बात करूँगा कि भाई हम लोग डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तो पढ़ चुके हैं, डिफरेंस का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये बात मैं करूंगा सेपरेट क्लास में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछता है उससे। ठीक है, तो जल्दी से इस फॉर्मूले को कॉपी कर लो ताकि इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और कुछ छोटी छोटी बातें वेक्टर्स में और पढ़ेंगे आज के क्लास में ही। ठीक है, जल्दी डू इट फास्ट। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है वो एक्चुअल में एक फैक्ट है। इस फैक्ट को तुमको मैं क्वेश्चन की हेल्प से समझा रहा हूँ। ये फैक्ट हमको आगे बहुत काम आएगा, बहुत अलग अलग जगहों पे इसको यूज़ भी करेंगे। कह रहा है कि फॉर टू डिफरेंट वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर है ए और बी, डिफरेंट वेक्टर्स हैं, इनके लिए कह रहा है बच्चों कि मॉड ए प्लस बी उनके सम का मैग्नीट्यूड, मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। ये जो भी आंसर आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, तुमको उसको याद रख लेना एज अ फैक्ट कि सर अगर ये होगा तो सिर्फ इतने ही एंगल पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मॉड ए प्लस बी हम लोग पढ़े फॉर्मूला इसका। मॉड ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और मॉड ए माइनस बी का फॉर्मूला भी पढ़ रखा हम लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर जो आ रहा है, ये माइनस कहाँ से है बच्चों? इस बात को ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट देखो ऐसे ही बनता है। ये फॉर्मूले तो हर बुक में लिखे हुए हैं, हर बुक में तुमको मॉड ए माइनस बी का तुमको फॉर्मूला मिल जाएगा, मगर ये फॉर्मूले में नेगेटिव आने का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों नेगेटिव यहाँ फॉर्मूले में आया, क्यों फॉर्मूला ऐसे बना, वो तुमको जो समझाया है मैंने उसको अच्छे से धनकना, वही तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा। तो कह रहे हैं दो वेक्टर के लिए उनके मैग्नीट्यूड, उनके सम का मैग्नीट्यूड और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? तो हम जानते हैं मॉड ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं मॉड ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो, हमने अप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगी, यू विल हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और वहाँ क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ए स्क्वायर को ले लिया, बी स्क्वायर को ले लिया और इसको इधर ले लिया हो, तो 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और कॉस में 0 अगर होता है तो एंगल कितना होता है बच्चों? π/2 होता है या 90 डिग्री होता है। मतलब कहने का है बच्चों कि ये जो कंडीशन है मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकती है जब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये एक फैक्ट है।
जो कभी नहीं बदलेगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, तो याद रखना, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उनके सम का मैग्नीट्यूड और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड मॉड ए प्लस बी और मॉड ए माइनस बी की वैल्यू सेम होगी। डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, ए प्लस बी का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, ए माइनस बी का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, लेकिन जो दोनों की मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो फिर बोल दे रहा हूँ, ये मत कहना कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये बोलना कि मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन का नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, क्लियर है? तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, रखना कि इफ दिस इज सो दिस विल बी हैपन। क्लियर है? तो जल्दी इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, ये फैक्ट है, इस फैक्ट को ध्यान रखना, आगे बहुत जगह इसको लोग यूज़ भी करेंगे, हमको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जल्दी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स इज 4 and 6। दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स बता रहा है 4 और 6 है। अच्छी बात है, डायरेक्शन दिया नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जितना दिया उसकी बात करते हैं, जो नहीं दिया उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, तो दो वेक्टर दिए हैं जिनके मैग्नीट्यूड बता रहा है 4 और 6। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, उनके सम का मैग्नीट्यूड बता रहा है 8 है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। मतलब अगर मैं मान लूँ कि दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लो बच्चों दिया है 4, दूसरा वेक्टर है बी, उसका मैग्नीट्यूड दिया है मान लो 6, तो वॉट एवर गिवन इज मॉड ए प्लस बी, उनके सम का मैग्नीट्यूड इस गिवन कितना दिया है हमको 8। ठीक है, उनके सम का मैग्नीट्यूड इज 8 और पूछा क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मॉड ए प्लस बी इज गिवन, मॉड ए माइनस बी हमसे पूछा गया है। ठीक है, वेक्टर्स का अलग अलग मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है। अब सोचो, हमसे जो पूछा गया है पहले उस पर हम फोकस करते हैं। मॉड ए माइनस बी, हम देखो हमको जो दिया हुआ है फॉरगेट इट, अब इसके बारे में सोचो। जो पूछा गया है उसको सोचो कि उसमें हमको क्या चीज़ चाहिए। यही तरीका होता है, जो पूछा गया है उसको देखो कि उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या वो चीज़ अवेलेबल है क्वेश्चन में, नहीं है तो कैसे पता करेंगे। बस यही सिंपल बेसिक तरीका होता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। क्लियर है? तो हमसे जो पूछा गया है वो है मॉड ए माइनस बी। अब हमने देखा कि यार मॉड ए माइनस बी हमसे पूछा गया है और मॉड ए माइनस बी का सर ने जो फॉर्मूला पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, सर ने पढ़ा दिया फॉर्मूला। यार मॉड ए मॉड बी का चक्कर तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मॉड ए मॉड बी पता है। कॉस थीटा वेक्टर्स के बीच के एंगल हमको चाहिए होगा और एंगल का क्वेश्चन में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, और बिना एंगल के हमारा मॉड ए माइनस बी आएगा नहीं। तो सब काम धाम छोड़ करके एंगल पता करो, काम खत्म। अब उनके बीच का एंगल कैसे पता किया जाए, या एंगल ना पता चले तो हमें केवल कॉस थीटा ही पता चल जाए, हमारा काम हो जाएगा। हमें कॉस थीटा चाहिए, पुट कर देंगे, ए और बी गिवन है, मॉड ए माइनस बी आ जाएगा। अब ये कॉस थीटा कहाँ से मिलेगा? याद करो मॉड ए प्लस बी के फॉर्मूले में भी कॉस थीटा आता था, याद है फॉर्मूला क्या होता था? तो मॉड ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता था। कितना दिया है बच्चों मॉड ए प्लस बी? 8, और 8 का मैं यहाँ स्क्वायर भी कर दे रहा हूँ, तो उधर क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मेथड समझ गया होगा क्या करने वाले हैं हम? बिल्कुल एग्जैक्टली जो सोचो वही करेंगे। यहाँ से कॉस थीटा फाइंड करेंगे और यहाँ हटा के पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारा मॉड ए माइनस बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेथड समझो, अप्रोच समझो कैसे हमको करना है। ठीक है,
तो 8 स्क्वायर 64, मॉड ए स्क्वायर इज 16 प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 36 प्लस 2 ए बी एंड कॉस ऑफ थीटा। तो कितना हो जाएगा बच्चों 64 माइनस 16 प्लस 36 करोगे 52 हो जाएगा, और उधर कितना आ गया 2 4 जा 8 6 जा 48 कॉस ऑफ थीटा। तो 64 माइनस 52 कर दिया, तो यू गॉट 12 इज इक्वल टू 48 कॉस थीटा। देयरफॉर अगर मैं कॉस थीटा यहाँ से निकालूँ बच्चों तो कितना मिल गया 1/4। बस हो गया हमारा काम। अब चुपचाप इसको उठा करके यहाँ पुट कर दो, निकल जाएगा तुम्हारा मॉड ए माइनस बी। देयरफॉर नाउ मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर 36 माइनस 2 ए बी एंड कॉस थीटा इज 1/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 16 प्लस 36 तो हो गया तुम्हारा 52 एज इट इज 4 4 कैंसिल 6 2 12। तो यू गॉट स्क्वायर रूट ऑफ 40 और यू में से 2 √10। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चों मॉड ए माइनस बी की छोटी सी सिंपल सी वैल्यू। अप्रोच क्या था समझे, हमें मॉड ए प्लस बी दिया था, हमें मॉड ए माइनस बी की वैल्यू पूछी गई थी, तो हमको उसके लिए कॉस थीटा चाहिए होता, मैंने यहाँ से पता कर लिया और वहाँ पुट कर दिया। क्लियर है, बेसिक समझो, अप्रोच समझो, क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं आएंगे, बस तुम्हारा थोड़ा सा तुम्हारा अगर ध्यान तुमने दे दिया तो नीट के फिजिक्स क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आते हैं यार, एकदम जंप क्वेश्चन कर लोगे। बस जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, उसको समझो, कॉन्सेप्ट अपने आप तुम्हारा डेवलप मैं करा दूंगा। इस 3 महीने में तुमको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तुमको सिखा दूंगा होता क्या है ये। ठीक है, तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे जल्दी। तो फाइन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, बहुत कॉन्सेप्चुअल, और जो तुमको मैंने सिखाया है अब तक देखना उसी पर क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर 2 नॉन पैरेलल वेक्टर, 2 वेक्टर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, दे आर नॉट पैरेलल, मगर दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मतलब डायरेक्शन की पता नहीं, उनका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का, वेक्टर 2 चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बारे में कह रहा है 2 वेक्टर हैं जिनके डायरेक्शन सेम नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। फाइंड द एंगल बिटवीन द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स, उन दोनों वेक्टर के सम और डिफरेंस के बीच एंगल क्या होगा। 2 वेक्टर हैं नॉन पैरेलल बट मैग्नीट्यूड सेम है, उनके सम और उनके डिफरेंस के बीच का एंगल हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर है, देखो कितने झटके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ उसी पर देखना कैसे। वेक्टर में बच्चों याद रखना, डायग्राम अगर बनाओगे तो सुखी रहोगे, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वरना तो दुख ही दुख मिलेगा। तो याद रखना डायग्राम इज मस्ट। तो मान लिया बच्चों मैंने 2 वेक्टर है ए और बी, लो दे आर नॉट पैरेलल, ऑफ कोर्स नहीं है पैरेलल, ठीक है, बट दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, हमें इनके सम और इनके डिफरेंस के बीच एंगल पता करना है। सम मतलब, सम की बात करते हैं, सम मतलब रिजल्टेंट, तो ए और बी का रिजल्टेंट यानी कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये हो गया रिजल्टेंट। और याद करो बच्चों, बहुत दिन नहीं बीता है, डे 1 में मैंने क्या बताया था, डे 1 में मैंने बताया था कि अगर 2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम होती है तो रिजल्टेंट या ए प्लस बी, दोनों बातें की है, एकदम बीच से पास करेगा। मतलब अगर मैं ये पूरा एंगल मान लूँ थीटा, तो आधा आधा एंगल हो जाएगा θ/2 और θ/2। याद आ रहा है,
डे 1 ने बताया था मैंने ना कि ये जो रिजल्टेंट है इन वेक्टर्स की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। अगर वैल्यूज़ इक्वल है तो रिजल्टेंट एकदम बीच से पास करेगा। रिजल्टेंट मतलब वही a प्लस बी। ये तो हो गया a प्लस बी की बात सर। a माइनस बी कैसे निकालेंगे? तो a माइनस बी तुमको मैंने बताया था। अब देखो वही बात है, अब जो बच्चे a माइनस बी का केवल फॉर्मूला रट के बैठेंगे उनको दिक्कत होगी। अब a माइनस बी का तुमको तरीका समझाया था मैंने, अब उस तरीके पे आओ कैसे निकालते हैं। माइनस बी के लिए हम वेक्टर को b को पीछे कर दिए, ये हो गया तुम्हारा बच्चों माइनस वेक्टर b। अच्छा a और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा सर? ये अगर ये पूरा एंगल थीटा था तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, दिस एंगल मैं लिख दे रहा हूँ 180 माइनस थीटा। अभी कुछ देर पहले बताया हूँ। अच्छा ये भी तो दोनों वेक्टर सेम है ना, आई मीन मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, क्योंकि जब नेगेटिव लगाते हो तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो ये बस खाली पलट गया है, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी a के इक्वल ही तो है। तो a और b का रिजल्टेंट इधर से पास किया, तो a और माइनस b का रिजल्टेंट दैट इज a माइनस b कहाँ से पास करेगा? उनके बीच से पास करेगा। ठीक है, दिस इज योर a माइनस b। बोलो, अभी सिखाया कुछ देर पहले कि ये वेक्टर a है, ये वेक्टर माइनस b है, तो इनका रिजल्टेंट अगर लोगे तो a माइनस b होगा। ठीक है, और वो एकदम 20 से पास करेगा। क्यों 20 से पास करेगा? क्योंकि जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट 20 से पास किया वैसे ही इन दोनों का भी तो 20 से पास करेगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है। अच्छा 20 से पास करने का मतलब क्या हुआ? ये पूरा एंगल है 180 माइनस थीटा, तो इसका आधा कर दोगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? इसका हाफ कर दोगे तो 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। मैं कोई फॉर्मूला अब तक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिक्स तुमको मैंने सिखाया है a प्लस बी का, a माइनस बी का, रिजल्टेंट का, सब वही बता रहा हूँ। क्लियर है? तो अब तुमसे क्या पूछा गया था? a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल। तो जरा देख के बताओ, a माइनस बी और a प्लस बी के बीच का एंगल कितना हुआ? ये पूरा एंगल कितना है बच्चों? थीटा। और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना आया? 90 माइनस थीटा बाई 2। कैसे आया समझ रहे हो ना? ये पूरा एंगल कितना था? 180 माइनस थीटा, उसका हाफ किया तो कितना आ गया? 90 माइनस थीटा बाई 2। और बीच में क्यों आया? आधा क्यों किया? क्योंकि जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट 20 से पास किया वैसे ही इन दोनों का भी तो 20 से पास करेगा। तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों ये जो मेन चीज़ लिखी हुई है कि जो वेक्टर हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इक्वल होने की वजह से रिजल्टेंट यहाँ से, इक्वल होने की वजह से a माइनस बी यहाँ से। अब इनके बीच का एंगल चेक कर लो, a प्लस बी ये, a माइनस बी ये, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वही दोनों के बीच का एंगल है। देयरफॉर आई विल राइट एंगल बिटवीन a प्लस b एंड a माइनस b इज इक्वल टू, ये कितना है बच्चों? थीटा बाई 2 प्लस ये पूरा एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 कैंसिल एंड यू गॉट हाउ मच? 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन योर मॉड a प्लस बी एंड मॉड a माइनस बी। बेसिक्स को समझो, अप्रोच को समझो, वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझो। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, खूब मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसको करो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जल्दी। तो बच्चों क्वेश्चन 4 तो ऐसा में ये रहा। क्वेश्चन 4 कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ, देखो हम लोग आज चूँकि डिफरेंस ऑफ दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमारा आज जो क्वेश्चन ज़्यादातर होगा वो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स पर ही होगा, ताकि हम लोग उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें और अच्छे से उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? नाम से क्लियर है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, डायरेक्शन
डायरेक्शन जहाँ जाए क्या फ़र्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड बस 1 होना चाहिए। उस वेक्टर को बोलते हो यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन वॉटेवर जहाँ हो फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, इस बात को ध्यान रखना बच्चों कि जिन 2 वेक्टर्स की बात हो रही है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और कह रहा है कि उनका रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। ये बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है ना कि यार वेक्टर्स भी यूनिट हैं, उनका रिजल्टेंट भी यूनिट है। ऐसा होता है क्या? ऐसा खूब होता है, बड़े अच्छे से होता है, और ऐसा एक खास एंगल पर होता है। वो एंगल भी तुमको बताता हूँ कि किस एंगल पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। हमें काम करते हैं, चलो मान लिया, अच्छा यूनिट वेक्टर को बच्चों कैप से डिनोट करते हैं, सबको पता होगा, ए कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, एवरीबॉडी नोज दैट। तो 2 वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं, इनकी मैग्नीट्यूड जाहिर सी बात है 1 होगी, ठीक है। ए कैप इज़ 1, बी कैप इज़ 1, और इनका जो बच्चों रिजल्टेंट है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि वेक्टर्स भी सेम हो, रिजल्टेंट भी सेम हो? पॉसिबल है क्या? हाँ है। सुनो कहानी, सुनो, ये याद रखने वाली कहानी सुनो, फैक्ट सुनो। कभी भी अगर ऐसी स्थिति मिले जहाँ पर वेक्टर्स इक्वल हो और रिजल्टेंट भी उतना ही हो, नॉट ओनली 1 1 1, अगर कभी ए की वैल्यू x हो, b की वैल्यू x हो और r की वैल्यू भी x ही हो, मतलब जो a और b की वैल्यू है वही r की वैल्यू भी हो, तो ये खास किस्म का रिलेशन बच्चों याद रख लो, रट लो, दिमाग में बैठा लो। ये खास किस्म का रिलेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब 2 वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री के लिए ही ये खास किस्म का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सिर्फ 1 1 नहीं, बस इक्वल हो, भले 1 हो, अगर ये 2 ये 2 ये 2 120 होगा, ये 5 ये 5 ये 5 120 होगा, x x x 120 होगा। तो 1 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इक्वल वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट। तो कभी भी 2 वेक्टर इक्वल हो, रिजल्टेंट भी वही निकल जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ अचंभा करने वाला चीज़ 120 डिग्री पर ही होगा। मन ना आए, चलो करके दिखाता हूँ। अगर मैं लगा दूँ फॉर्म रिजल्टेंट का, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, स्क्वायर कर दिया, पहले रूट खत्म हो गया है। आर की वैल्यू 1 है, बी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, 2 1 इंटू 1 2 ही आएगा, कॉस ऑफ थीटा कैंसल्ड आउट, -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। लो आ गया बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, और हम सब जानते हैं -1/2 सिर्फ और सिर्फ 120 डिग्री पर होता है, ठीक है। चलो ठीक है सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, पूछा क्या है, इफ डायरेक्शन ऑफ 1 यूनिट वेक्टर इज रिवर्स्ड, अगर इन दोनों में से एक का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो व्हाट विल बी न्यू रिजल्टेंट। और देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, बीच का एंगल 120 डिग्री है, ये पता चल चुका है, तो 120 डिग्री के हिसाब से मान लो मैंने बच्चों ये बना दिया, ठीक है। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है, और ये हो गया इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, ठीक है। ये इस चीज़ से मुझको पता चल गया। अब कह रहा है डायरेक्शन ऑफ 1 वेक्टर इज रिवर्स्ड, अगर एक वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, किसी भी एक को रिवर्स, चलो बी को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स मतलब बी को इधर लाते हुए, रिवर्स करने का मतलब इट विल बी -b, ठीक है, रिवर्स करने का मतलब, तो एंगल बीच का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कह सकते हो क्या होगा ही, यानी कि अब जो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है, पूछा है ना, देन द न्यू रिजल्टेंट विल बी, न्यू रिजल्टेंट मतलब बच्चों इसका और इसका रिजल्टेंट, जिनकी बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो व्हाट विल बी न्यू रिजल्टेंट, लेट अस कॉल दिस रिजल्टेंट एज r डैश। तो r डैश क्या होगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा भी बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि अब नया रिजल्टेंट इसके और इसके बीच फाइंड करना था। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 60, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम 1 + 1 is 2 प्लस 2 इज देयर, कॉस 60 कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 कैंसल्ड आउट एंड यू गॉट √3। तो नया रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों √3। ठीक है, तो उसके पहले वाला रिजल्टेंट कितना था 1, अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो नया वेक्टर कितना आएगा √3। तो ये भी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बढ़ाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो जल्दी इस क्वेश्चन को कॉपी करो, चलते हैं कुछ आगे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स और पढ़ेंगे जो हमको बहुत यूजफुल होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जल्दी डू इट फास्ट। ओके फाइन बच्चों, तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ने के बाद, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट और समझते हैं। कोई टॉपिक नहीं है, 1-2 कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वेक्टर के जो बहुत जगह क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे समझ लेते हैं और फिर देखते हैं उसको कब यूज़ करेंगे और फिर उस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्या होता है, क्या बताने वाला हूँ उसको समझना। जैसे मान लो बच्चों, मैंने कहा कि हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं कोप्लेनर। अब ये कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं सर? तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि बोर्ड हमारा एक प्लेन है, हम सब जानते हैं बोर्ड हमारा प्लेन है। इस बोर्ड पर मैं कोई भी वेक्टर खींचूं, इस बोर्ड पर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, वो हमारे लाइन क्या कहलाएंगे कोप्लेनर, क्योंकि ये सब के सब वेक्टर बच्चों एक ही प्लेन में तो हैं। कोई इस बोर्ड से निकल के बाहर तो नहीं ना बैठा है, कोई इस बोर्ड के पीछे तो नहीं है, दे ऑल आर ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर ही हैं। तुम जिस फर्श पे बैठे हो, खड़े हो, वो एक प्लेन है। तुम्हारे कॉपी का एक पेज जिस पे तुम लिखते हो वो एक प्लेन है। तुम्हारी घर की 4 दीवारों में से एक दीवार एक प्लेन है। उस दीवारों पर कोई लाइन ड्रॉ करोगे, 4-5 लाइन ड्रॉ कर दो दीवारों पर, तो सब के सब क्या होंगे कोप्लेनर। ऐसा करना मत वरना घरे मार खाओगे, दीवारें खराब करोगे तो। ठीक है, तो दीवारें भी क्या है, एक कोप्लेनर प्लेन्स हैं। इन पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, द लाइन विल बी कोप्लेनर। तुम जिस फर्श पे खड़ो वो फर्श एक कोप्लेनर, मैं जिस पे खड़ो एक प्लेन है। ठीक है, तो मैं कॉपी पर एक पेज ले लो, उस पेज पर जितनी सब चीज़ें लिखोगे वो तुम्हारा एक सिंगल प्लेन पे आ जाएगा। ये जो तुम देख रहे हो बोर्ड, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल प्लेन का है। दिस इज प्लेन, मस्त प्लेन है एकदम। ये जो भी लाइन ड्रॉ करोगे सब के सब क्या कहलाएंगे कोप्लेनर ही तो कहलाएंगे। तो मैंने क्या मान लिया बच्चों, 3 वेक्टर ले लिया, या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 या 3 से अधिक। ठीक है, मैं 3 वेक्टर ले लिया जो कोप्लेनर है और नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब एक कहीं लाइन के अलोंग नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, आड़ा तिरछा, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, सब टेढ़े मेढ़े हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, नॉन लीनियर होना चाहिए और कोप्लेनर होना चाहिए। तो अगर कभी भी 3 या 3 से अधिक वेक्टर जो नॉन लीनियर हो, मतलब एक लाइन में ना हो, कोप्लेनर हो मतलब एक प्लेन में हो, और उनका रिजल्टेंट अगर उनका एडिशन बच्चों अगर 0 आता है, अगर उनका एडिशन 0 आता है, तो उन वेक्टर को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक क्लोज्ड फिगर का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर मैं वेक्टर ए को ड्रॉ करूं, सबसे पहले जहां वेक्टर ए ख़त्म हो जाए वहां से बी को ड्रॉ कर दूं। मान लो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, और जहाँ से वेक्टर सी, जहाँ पर वेक्टर बी खत्म हो रहा है वहाँ से मैं सी को ड्रॉ करूँ, तो तुम ये देखोगे कि जो वेक्टर सी है बेटा वहीं पे ख़त्म होगा जहाँ पर वेक्टर ए शुरू किया था, नेसेसरली वहीं पे ख़त्म हो, कंफर्म 100%।
अगर कभी भी रिजल्टेंट 0 होगा तो वेक्टर सी जो तीसरा वेक्टर है ए और बी के बाद जो तीसरा वेक्टर है जिसको तुमने दूसरे वेक्टर के एंड से शुरू किया है वो वहीं पर जाकर ख़त्म होगा जहां पर पे पहला वेक्टर ने शुरू किया था, जिसके वजह से ये एक क्लोज्ड फिगर बन गया। ए से ए गया, फिर बी गया और सी वहीं पे आ गया, तो दिस बिकम्स अ क्लोज्ड फिगर। और 3 लाइन से क्लोज फिगर क्या बनेगा? जाहिर सी बात है एक ट्रायंगल ही तो बनेगा। तो अगर 3 या 3 से अधिक वेक्टर हैं, कोप्लेनर हैं, नॉन लीनियर है, रिजल्टेंट 0 है, तो उनको मिलाओगे तो दे विल फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर। अगर 3 वेक्टर का सम 0 है तो ट्रायंगल बनेगा, अगर 4 वेक्टर का सम है तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, अगर 5 वेक्टर का सम है तो पेंटागन बनेगा, 6 वेक्टर का सम 0 है तो हेक्सागन बनेगा। क्लोज फिगर बनेगा जिसमें नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ वेक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। कंफर्म 100%। बस शर्त ये है रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो, अच्छा इसको समझाने का तरीका क्या, मान लो डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अच्छा अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है? जब कोई पार्टिकल चले और घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तब कहोगे डिस्प्लेसमेंट 0 है। मान लो अगर ये सी ए पर ख़त्म ना होता, पहले ही ख़त्म हो गया होता, तो क्या तुम डिस्प्लेसमेंट 0 बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट 0 तभी होगा जब फाइनल पॉइंट भी एंड पॉइंट पर ख़त्म हो। तो अगर ये क्लोज फिगर नहीं है, अगर ये क्लोज फिगर नहीं, जैसा कि फिगर में अभी देख रहे हो, तो क्या अब a + b + c 0 कह सकते हो? कभी नहीं कह सकते हो। तो क्लोज फिगर होगा तब तो सम 0 कहेंगे भाई। तो क्लोज फिगर है तो सम 0 होगा, सम 0 है तो क्लोज फिगर बनेगा। कंफर्म 100%। तुम खुद देख लो, अगर बीच में रोक दोगे तब तुम a + b + c = 0 नहीं कह सकते। कहाँ 0 है देख लो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे थोड़ी 0 होता है। लेकिन अगर मुझको डिस्प्लेसमेंट 0 करना होगा तो c को मुझको a पर ख़त्म करना होगा, यानी क्लोज फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो ये बात बनेगी और क्लोज फिगर बनेगा, ठीक है। और अगर मान लो मेरे पास 3 नहीं 4 वेक्टर का सम 0 है, 4 के 4 वेक्टर हैं, ये सब के सब नॉन लीनियर है, सब के सब कोप्लेनर हैं, और इन 4 के चारों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है बच्चों वो हमको 0 दे रखा है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, वेक्टर डी। अब इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 है तो क्या इनसे हम लोग क्लोज फिगर ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। और 4 वेक्टर का अगर तुम क्लोज फिगर बनाओगे तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, और वेक्टर डी वहीं पे ख़त्म होगा जहाँ पे वेक्टर ए शुरू किए थे, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होगा तो उनका सम भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो याद रखना, अगर सम 0 हुआ वेक्टर्स का, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, तो उनको मिलाने पर एक क्लोज फिगर बनना चाहिए। बिना क्लोज फिगर बने उनका रिजल्टेंट, उनका सम कभी 0 होगा ही नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जो हमको बहुत हेल्प करेगा आगे क्वेश्चंस में, ठीक है।